कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनीष जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जब आप वो तीर्थंकरों की आकृतियां बना रहे थे तो आपको लगा कि उसके अंदर जो दर्शन है वो नहीं आ रहा, सिर्फ आकृतियां ही रह गई, और फिर आप उससे हट के अपने काम शुरू किया। तो ये जो अमूर्त रूप आपने देखा, तो ये अमूर्त तत्व जो था, ये अनुभव आपका कैसा था जब आप एक ट्रांजिशन में थे, एक चेंज ओवर में थे? मैं सच बता रहा हूं, जब पहला चित्र ये घटा उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि आपने कोई खजाना पा लिया हो। जब जब हम अपनी, लगभग वैसी ही बात है कि अगर बात करते वक्त हम कुछ बात कहना चाह रहे हैं और वह वाक्य अगर ठीक पकड़ाई ना आए तो जो छटपटाहट होती है, लगभग वैसी ही छटपटाहट थी कि आकृति का प्रदर्शन है लेकिन आकार का दर्शन नहीं है। जैसे ही आकार का दर्शन हुआ तो लगा कि हां, अपनी आवाज को कुछ थोड़ा सा पा पाया हूं। मैं ये नहीं कहता कि संघर्ष खत्म हो गया, एक कलाकार का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, अभी भी चल रहा है। जिस दौरान ये प्रथम चित्र घटा, उस समय मुझे आने वाले समय में चित्रों की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा अंदेशा हो गया। तो एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये घटना एक कलाकार के जीवन में बार बार नहीं घटती, लेकिन एक जो बड़ा कलाकार होता है उसके जीवन में ये घटनाएं कई बार घटती हैं। इसीलिए जब हम किसी बड़े कलाकार की रिट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसके जीवन में कई बार वह आलोक घटा, कई बार वह नूर फूटा। मेरे जीवन में वो कुछ बहुत छोटे से रूप में हुआ, लेकिन हुआ इसका बड़ा भान है, और इसी में कला की ताकत और उसकी पवित्रता का एहसास होता है। अन्यथा सब बाहर से डील करना था, अब कुछ अंदरूनी बातचीत हो रही। एक बात आपसे जानना चाहता हूं मनीष, कि आपका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और आज आप कला की वजह से ऐसी जगह पर हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने एक बहुत वरिष्ठ कलाकार की इंटरव्यू इसी स्टूडियो में ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक दौर ऐसा था कि जिस वक्त लोग पूछते थे कि आप पेंटिंग तो करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? क्या ऐसी कुछ मनोस्थिति आपकी भी रही या कुछ ऐसा? बिल्कुल, आपने ये जो उदाहरण दिया है ये मुझे एक शाश्वत उदाहरण सा लगता है। मुझसे भी इस प्रश्न का सामना हुआ कि बहुत अच्छी बात है आप पेंटिंग करते हैं, पर करते क्या हैं? मैं ये कहूंगा कि मैं संभवतः उस दौर का अंतिम मुगल हूं, और इस बात से खुशी भी होती है कि चित्र बना रहे हैं और कुछ और करने को है नहीं, अपनी जिद के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन ये मैं नहीं भूलना चाहता कि जो मेरे पूर्वज रहे हैं कलाकार, उनको जीवन में कितने ऐसे उदाहरण हैं, जीवन में कुछ नहीं मिल पाया लेकिन वे लगातार काम करते रहे। तो निश्चित ही मैं एक ऐसे समय में हूं जहां पे हमारे पूर्वजों की तपस्या का फल हमें मिल रहा है। मनीष, आपको पढ़ने का बहुत शौक है और आप के घर में ही हमने बहुत साहित्यकारों को मिले भी और देखा भी। कृष्ण बलदेव वैद हों, अशोक वाजपेयी हों, या सीनियर पेंटर्स हों तो उसमें रजा साहब हैं, राम कुमार जी हैं, और भी ऐसे बहुत बुद्धिजीवी आपके घर में आते हैं। तो साहित्य और जब पेंटिंग की बात करते हैं तो एक अक्सर एक कोट है कि वेयर पोइट्री एंड्स पेंटिंग बिगिंस। जी, इसकी आप कुछ व्याख्या करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरी परवरिश हुई वह किसी आर्ट कॉलेज में नहीं हुई, लेकिन मैं भोपाल में था और भोपाल में भारत भवन था। यह बड़ी बात थी। भारत भवन जिस किस्म का केंद्र है और उस समय जिस किस्म की गतिविधियों के लिए वह विख्यात था, वह गतिविधियां एक किस्म से संवेद अवदान था, जिसमें कि चित्र, नृत्य, संगीत या लिटरेचर, साहित्य, सब चीजें एक साथ एक छत के नीचे थी। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक संयोग से एक ऐसे समय में पैदा हुआ जो किसी आर्ट कॉलेज से नहीं बल्कि एक किस्म के घराने से पैदा हुआ, जहां पे बहुत अच्छी बात कही, जहां पे कि एक बहुत ही बड़ा आकाश था। इसीलिए मैं मेरे लिए कला शब्द यानी कि सिर्फ चित्र नहीं है, मैं उसको इस टूटे हुए और ऐसे बिखरे हुए रूप में नहीं देख सकता। मेरे लिए कृष्ण बलदेव वैद के साथ मिलना या अशोक वाजपेयी के साथ मिलना या अपने साथी कलाकारों के साथ मिलना या सोनल मानसिंह जी हैं,
या ऐसे विभिन्न धाराओं के लोगों के साथ मिलना, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है। मुकुल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, या बहाउद्दीन डागर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मेरी संगीत पे चर्चा होती है, शास्त्र पे चर्चा, यही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मनीष, साहित्य और संगीत की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, अभी हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए।